कम्युनिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो संघी लोग हो, किसी भी तरह के विचार को मानने वाले ब्राह्मणवादी लोग हों, बाबा साहब को उन्होंने आसानी से स्वीकार नहीं किया। लेकिन 80 के दशक के बाद ये अलग तरह की हवा चलने लगी। ये हवा किस तरीके से चली साथियों, हमारे, क्योंकि बाबा साहब इस बात को 1956 में कहते हैं कि पढ़े लिखे साथी उस तरह का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह का योगदान नहीं दे पा रहे हैं जितनी उनके अंदर क्षमता है, जितना वो कर सकते हैं उस तरह का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम उस समय पे ज्यादा समझदार बने हुए थे, और अपने उस दुनिया का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन 80 के दशक तक आते आते ये परिस्थितियां बदलने लगती हैं साथियों, और ऐसी बदलती हैं कि 90 तक आते आते उन्हें बाबा साहब को भारत रत्न का पुरस्कार देना पड़ता है। संसद में मेला लगने लगता है, संसद में बाबा साहब की प्रतिमाएं लगने लगती हैं, और पूरे देश के अंदर बाबा साहब की जय जयकार होने लगती है। कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा संस्थान नहीं बचता जब बाबा साहब का नाम आगे ना बढ़ता हो। आज तो उनके अगर धुर विरोधी भी हैं, अगर बाबा साहब के धुर विरोधी भी हैं, चाहे वैचारिक हैं, चाहे राजनीतिक हैं, चाहे सामाजिक विरोधी हैं, जिनको आप मनुवादी कहें, जातुवादी कहें या ब्राह्मणवादी कहें, वो भी बाबा साहब के चित्र पे माल्यार्पण कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम 1000 बार ले रहे हैं। ऐसा क्या हो गया साथियों कि ये जो 1930 से लेकर 1980-85 तक ये मामला चल रहा था, बाद में जो है लोग उनको बाबा साहब को स्वीकार करने लगे। ये आसानी से नहीं हुआ साथियों, इसमें बाबा साहब की लायक संतानों ने भी अपना खून पसीना बहाया है। आपने जो आंदोलन खड़ा किया, अंबेडकरवाद का आंदोलन खड़ा किया, ज्योतिबा फूले, साहू महाराज और हमारे जितने नायक नायिकाएं हैं, उस सब का जो आंदोलन है साथियों 1980 से 1990 के बीच में बहुत आगे बढ़ा। और वो जो बहुजन समाज हजारों की संख्या में टूटा हुआ था, जातियों में टूटा हुआ था, एक तरीके से समाज छोड़ो आंदोलन आगे बढ़ने लगता है। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना जबरदस्त योगदान दिया है। ऐसे बहुत सारे नोन अननोन लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, और देश के अंदर लाखों की संख्या में ऐसे कार्यकर्ता तैयार हो गए जो निस्वार्थ रूप से काम कर रहे थे। तो फिर ये एक विचार की क्रांति होने लगी जिसका नेतृत्व मान्यवर काशीराम साहब करते हैं, जो पूरे देश के अंदर आगे बढ़ती है। और फिर हर उस व्यक्ति को हर उस व्यक्ति को बताने का प्रयास करते हैं कि भाई ये जो बढ़िया कपड़े हम पहन रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या संघर्ष किया, हमारे समाज ने क्या क्या संघर्ष किया है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपनी उस व्यवस्था को, उस मानवीय व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि कैसे इतना खूबसूरत मंजर हो गया है। 1950 में संविधान लागू होता है साथियों। 1950 से पहले क्या हमारे लोग मेहनती नहीं थे? क्या हमारे लोगों के अंदर जो है वो कार्य नहीं करते थे? मेहनत तब भी करते थे, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन मंजर इतना खूबसूरत नहीं था, समय इतना खूबसूरत नहीं था, इतना बढ़िया खाना पीना रहना हमारा नहीं था, बल्कि हमसे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे थे। तो 1950 में ऐसी क्या बात हो गई? सीधी सी बात है कि 1950 में हमारे महापुरुषों के खून पसीने का जो संघर्ष था, जो कई सौ सालों से चला आ रहा था, उस खून पसीने के संघर्ष को बाबा साहब ने एक ब्लूप्रिंट बना दिया, उसका एक संविधान बना दिया, और संविधान के द्वारा वो प्रावधान किए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटीज एंड प्रोविजंस इंश्योर किए, जिसके द्वारा हमें स्थान मिलने लगा। कहाँ स्थान मिलने लगा? चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधानसभाएं हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे ऑफिस हो, देश की कोई ऐसी संस्था नहीं है जो आपके कदमों की धूल जो है आज जहां तक ना पहुंची हो। कोई ऐसी संस्था नहीं है। टॉप की यूनिवर्सिटीज, टॉप के आपके इंस्टीट्यूशंस, या जो भी बड़े पद हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो बड़े राजनीतिक पद हो, लगभग हर जगह पे आप पहुंच चुके हैं। एक ही पद बचा हुआ है अभी, आप जानते हैं, सिर्फ एक ही पद भारत में ऐसा है जो बचा हुआ है, बाकी सारे पदों पे आप पहुंच चुके हैं। आप राष्ट्रपति बन चुके हैं, आप उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, आप उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, वाइस चांसलर बन रहे हैं, प्रोफेसर यहाँ पे बैठे हैं, रजिस्ट्रार यहाँ पे बैठे हैं, और ऐसों की संख्या लाखों में है इस समय पे देश के अंदर। लाखों की संख्या का मतलब यह है कि भगवान साहब आपको बताऊं, कम से कम 2,30,000 तो इस समय पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर हैं देश की यूनिवर्सिटीज के अंदर। 2,30,000। हमारे देवेंद्र साहब बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल हैं इनका कॉलेज के अंदर। साथियों, देश के अंदर इस समय पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से 25 लाख टीचर्स हैं जो कॉलेज स्कूल्स में काम कर रहे हैं। 25 लाख की संख्या इस समय पे पूरे देश के अंदर। लगभग 1 करोड़
टीचर्स हैं और उन 1 करोड़ में से 22-23% कहीं कहीं पे ज्यादा भी है, 25 लाख के आसपास शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स टीचर्स पहुंचे हुए हैं। तो ये इतनी बड़े, और जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी संख्या भी कम से कम करोड़ों में है। इस समय पे करोड़ों में है, ये कम नहीं है। इसमें 1 लाख तो सिर्फ क्लास 1 ऑफिसर है, सिर्फ क्लास 1 ऑफिसर। क्लास 1 ऑफिसर का मतलब ये है जो इस समय पे 2.5-3 लाख रुपए से की तनख्वाह कम से कम ले रहे हैं, और पोजीशंस तो टॉप पोजीशन तक पहुंचे हुए हैं। 2-4 दिन में आप ही का भाई 14 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला है। ये उससे पहले भी हमारे यहाँ बन चुके हैं। तो ये जो इतना बड़ा कारवां बनता जा रहा है, इतना बड़ा कारवां जो चलता जा रहा है, ये पिछले 75 साल में संभव हो पाया है। पिछले 75 साल में कैसे संभव हो पाया है? उसका एकमात्र अगर कोई कारण है, उसका एकमात्र अगर कारण है, तो वो कारण है हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष था, हमारे नायक नायिकाओं का जो संघर्ष था। उस संघर्ष को निर्णायक रूप देते हुए बाबा साहब संविधान का निर्माण करते हैं, और संविधान में हमें कुछ सुरक्षाएं मिलती हैं, आरक्षण मिलता है, प्रतिनिधित्व मिलता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने जो पहले संघर्ष किया था, हमारे बाप दादाओं ने जो पहले संघर्ष किया था, उनको उतना बढ़िया जीवन नहीं मिल पाया था, लेकिन हमें मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ये, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ा रहा हूं, वहां पे प्रोफेसर बना हूं, तो ये जो पद है वो राजकुमार के नाम से नहीं आया था। ये पद जो है शेड्यूल कास्ट के नाम से आया था, कहीं पे ओबीसी के नाम से आ रहा है, कहीं पे शेड्यूल ट्राइब के नाम से आ रहा है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी के नाम से जो पद आ रहे हैं, उसमें कोई राजकुमार पहुंच जा रहा है, कोई विनय कुमार पहुंच जा रहा है, कोई देवेंद्र कुमार पहुंच जा रहा है, कोई चंद्रशेखर पहुंच जा रहा है। तो इस तरीके से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। ये प्रोविजन बाबा साहब एंश्योर करते हैं, और लगभग सिंगल हैंडेडली एंश्योर करते हैं। एक व्यक्ति पूरे ब्राह्मणवाद से संघर्ष करते हुए, पूरे मनुवाद से संघर्ष करते हुए आपके लिए संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था करता है, और आज करोड़ों लोग आलीशान जीवन जी रहे हैं। 1 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो लोग रिटायर हो चुके हैं। 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लोग रिटायर हो चुके हैं, और वो एक खूबसूरत जीवन जी रहे हैं। लगभग 1 करोड़, ये 1 करोड़ परिवार है, और उसी तरीके से करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो अभी बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं। तो ये जो करोड़ों की संख्या में लोग, जिनके तन पे कपड़ा नहीं था, जिनके पेट में दाना नहीं था, जिनके घर पे छत नहीं थी, अगर ये सब संभव हो पाया है, तो ये संभव हो पाया है संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा, और उसमें भी संभव हो पाया है शिक्षा के द्वारा। जिन लोगों ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, जिन लोगों ने शिक्षा को अपनी ताकत बनाई, वो लोग आगे बढ़े, चाहे वो परिवार रहे, चाहे वो समुदाय रहे। जो लोग शिक्षा में पिछड़ गए, जो परिवार शिक्षा में पिछड़ गए, वो समाज में भी पिछड़े, वो हर जगह पिछड़ गए, उनका ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन सीधी सी बात है कि हमें शिक्षा को एक महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना। शिक्षा को आगे बढ़ाने का एकमात्र आधार ये है कि आज जो व्यवस्था है, आज जो व्यवस्था चल रही है, साथियों, इसमें कुछ साथी इस बात का जिक्र करते हैं, बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि बड़ी खराब व्यवस्था है, बहुत खराब व्यवस्था है, और हमारे लिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई पुराने वाली व्यवस्था हो जाए। कई बार साथी ऐसी भी कहने लगते हैं कि भाई कहीं दोबारा से आगे मटका और पीछे झाड़ू ना आ जाए। कई लोग इस तरह की बात करने लगते हैं। पहली बात तो ये कि ये बात बहुत ज्यादा बेतुकी बात है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। क्यों इस बात का कोई मतलब नहीं है? कि ये बात सही है कि हमें अन्याय, अत्याचार, शोषण और दमन झेलना पड़ा है। हर उस व्यक्ति को दमन झेलना पड़ेगा जो न्याय की बात करेगा, जो मानवता की बात करेगा। हमारा उनसे संघर्ष हुआ, हमारा उनसे युद्ध हुआ, हमारा उनसे टकराव हुआ, और उस टकराव में, उस संघर्ष में हम हारे और हमें सजा मिली। हमारे उन्होंने हथियार छीने, हमारी उन्होंने संपत्ति छीनी, हमारी उन्होंने शिक्षा छीनी। तो ये जो सब छीना है, ये जो शोषण है, ये संघर्ष में हारने का परिणाम है।
अगर संघर्ष में हारने का परिणाम है तो यहाँ पे जो बात महत्वपूर्ण है वो ये कि आप एक समय पे संघर्ष में थे, और सिर्फ संघर्ष में नहीं थे बल्कि शीर्ष में थे। अगर शीर्ष में थे और संघर्ष में थे तो आप दोबारा से संघर्ष कर सकते हैं और शीर्ष में पहुंच सकते हैं। ये कहानी जो बार बार बताई जा रही है कि हजारों साल से हार गए, हजारों साल से मारे गए, कोई 3000 साल बता रहा है, कोई 4000 साल बता रहा है, कोई 10,000 साल बता रहा है। मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये हजारों साल की बात है, 3000 साल की बात है, तो क्या सम्राट अशोक के समय पे भी आप उसी तरह का जीवन जी रहे थे? क्या 14वीं शताब्दी तक, जब 13वीं शताब्दी तक खास तौर पे जब पाल साम्राज्य था और बहुत सारे ऐसे साम्राज्य थे, जब देश के अंदर 20-25 ऐसे यूनिवर्सिटीज थी, विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे जहां पे सभी लोग पढ़ाई कर रहे थे, अगर वो विश्वविद्यालय 13वीं शताब्दी तक थे तो फिर क्या आप उनमें नहीं पढ़ रहे थे? आप अगर नहीं पढ़ रहे थे तो आपने उन विश्वविद्यालयों का निर्माण क्यों कराया था? ये विश्वविद्यालयों का निर्माण तो बौद्ध शासकों ने कराया, बौद्ध समाजों ने कराया। अगर बौद्ध समाज ने इन विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया तो क्या आप उसमें पढ़ नहीं रहे थे? अगर उसमें पढ़ नहीं रहे थे तो क्या आपने दूसरे लोगों के लिए उनका निर्माण कराया था? नहीं, आप शासक भी थे, आप पढ़ भी रहे थे, आप विद्वान भी थे। इसलिए बार बार ये कहना कि भाई 3000 साल और 4000 साल और 10,000 साल, ये आपके मनोबल को नीचे गिराता है, आपकी जो ताकत है, आपकी जो साइकोलॉजिकल पावर है उसको नीचे गिराता है। आपकी हारों की दास्तान बहुत पुरानी नहीं है, हजारों साल पुरानी नहीं है, कुछ सौ साल पुरानी है। कुछ सौ साल पुरानी में अगर बाबा साहब कहते हैं कि भाई अगर जाति बनाई गई है तो उसको तोड़ा भी जा सकता है, अगर दमन किया गया है तो उसको तोड़ा भी जा सकता है। बाबा साहब कहते हैं कि इसको सुधारा नहीं जा सकता, इसको तोड़ा जा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा पीछे खींच के मत ले जाइए उस बात को। वहां पे अगर ले जाना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई झाड़ू पीछे बांधा हुआ है, मटका आगे लगाया हुआ है, और ये बताते हैं कि ये पेशवाओं के समय पे था। शायद किसी व्यक्ति के लिए उन्होंने कर दिया होगा, मैं नहीं कहता इस बात को, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये था। मुझे जो पक्का यकीन है वो ये था कि उसी समय पे 1 जनवरी 1818 का इतिहास गवाह है, लिखा हुआ है 50 फीट ऊंचे स्मारक पे कि आपके 500 साथियों ने 28,000 जातिवादियों को धूल चटा दी, उनको काट के फेंक दिया। ये सब ये लिखा हुआ है, ये उस पूरे के पूरे विजय स्तंभ पे लिखा हुआ है। आप अपनी विजय की बात नहीं बता रहे हैं, उस पागलपन की बात बता रहे हैं जो शायद था भी नहीं, जिसका कोई जिक्र भी नहीं था। अपने बच्चों को अपनी विजय की कहानियां बताइए।